नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी बदलाव की आहट, 24 की घबराहट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जल्द ही अपने सांगठनिक ढांचे में फेरबदल कर सकती है। इसके तहत प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई पदाधिकारियों ने जिम्मेदारियों में बदलाव किए जा सकते हैं। मौजूदा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को जहां किसी बड़े राज्य या कोई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने की चर्चा है, तो वहीं उत्तराखंड के कुछ नेताओं को भी राष्ट्रीय नेतृत्व में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा हाईकमान ने 7 जुलाई से महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कुछ पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों के बदले जाने की चर्चाएं चल रही हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड प्रभारी गौतम को भी बदला जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि धामी मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जा सकता है। तो वहीं भाजपा में हो रहे इस बदलाव को कांग्रेस ने भाजपा की घबराहट बताया है। कांग्रेस का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के इंटरनल सर्वे में पार्टी की स्थिति खराब बताई जाती है और भाजपा अब इसको देखते हुए ऐसी कवायद में जुट गई है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। कई खास मेहमानों का पैनल होगा हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जल्द ही अपने सांगठनिक ढांचे में फेरबदल कर सकती है। इसके तहत प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किए जा सकते हैं। मौजूदा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को जहां किसी बड़े राज्य या कोई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाने की चर्चा है, तो वहीं उत्तराखंड के कुछ नेताओं को भी राष्ट्रीय नेतृत्व में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा हाईकमान ने 7 जुलाई से महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कुछ पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों के बदले जाने की चर्चाएं चल रही हैं। इस क्रम में उत्तराखंड प्रभारी गौतम को भी बदला जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है। माना जा रहा है कि धामी मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जा सकता है। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का विषय है, ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। जब भी ऐसी अनुकूलता होगी तो निश्चित रूप से उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। और जहां तक विचार विषय है कि संगठन में भी कोई विस्तार हो रहा है, ऐसा कोई विषय अभी है नहीं है। ये सभी गौण विषय हैं। अभी सब लोग भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और मजबूत करने में लगे हुए हैं। केंद्र की योजना, राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। आपको बता दें कि धामी सरकार गठन के बाद से ही धामी मंत्रिमंडल में 3 पद खाली चल रहे थे। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का असामयिक निधन हो जाने से खाली पदों की संख्या बढ़कर के 4 हो गई। इन 4 पदों के लिए कई नाम तय रहे हैं। वहीं भाजपा में हो रहे इस बदलाव को कांग्रेस ने भाजपा की घबराहट बताया है। कांग्रेस का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के इंटरनल सर्वे में पार्टी की स्थिति खराब बताई जा रही है। इसको देखते हुए भाजपा ऐसी कवायद में जुट गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसको लाते हैं, किसको बनाते हैं, किसको अध्यक्ष बनाते हैं, किसको महामंत्री बनाते हैं, किसको प्रभारी बनाते हैं, ये उन्हीं का मामला है। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि इससे भाजपा में घबराहट जरूर महसूस हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो उनका सर्वे है वो उनके खिलाफ है, तो दिख रहा है। तो इस घबराहट में वो कुछ भी चेंज कर देंगे, किसी को बदल देंगे, किसी को बना देंगे। ये भी हो सकता है वो तो पार्लियामेंट के 5 के बाद उम्मीदवार भी बदल सकते हैं। जिस तरह की घबराहट उनके यहाँ है, नए चेहरे लाने के आदी हैं, तो ये भी वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके पास राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी है। ऐसे नेताओं को आगे ला करके संगठन उनके अनुभव का लाभ ले सकता है। उत्तराखंड में अभी पूर्व सीएम विजय बहुगुणा वर्ष 2016 में भाजपा में शामिल होने के बाद बिना किसी जिम्मेदारी के हैं। इसी तरह पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत मार्च 2021 के बाद से खाली हैं।
हालांकि त्रिवेंद्र लोकसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर टिकट कटने वाले नेता को भी संगठन में फिट किया जा सकता है। इसके उलट अगर त्रिवेंद्र लोकसभा चुनाव के टिकट से चूके तो उन्हें संगठन या किसी ऐसे प्रदेश में प्रभारी की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है जहां निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसके साथ ही विधायक मदन कौशिक, बंशीधर भगत और अरविंद पांडे को भी केंद्रीय नेतृत्व में स्थान दिए जाने की भी चर्चाएं चल रही हैं। देखना होगा चुनाव से पहले भाजपा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है और पार्टी को इन बदलाव से कितना फायदा मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका हम उनसे परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ में हनी पाठक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, जबकि विपिन खन्ना जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी के प्रवक्ता हनी जी के साथ करना चाहेंगे। हनी जी, ये है क्या आखिर, ये जो मंत्रिमंडल में विस्तार की बात हो रही है या फिर फेरबदल की बात हो रही है, ये घबराहट है कांग्रेस के कहे मुताबिक या फिर 24 के चुनाव की तैयारी? हनी जी अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को शुरू करें। जी आ रही है मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है। अभी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि कौन बनेगा, कौन रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ये स्थिति को सब साफ वही करेंगे और वही बताएंगे। और घबराहट की जहाँ तक बात है तो कौन घबरा रहा है, कौन नहीं घबरा रहा है, ये तो कांग्रेस को ज्यादा पता होगा। अगर घबराहट उनको नहीं हो रही होती तो पटना क्यों गए थे? गठबंधन का सहारा किसको लेना पड़ रहा है? ये तो घबराहट हमारे ही लेना पड़ रहा है। तो सबको जाहिर है, साफ जाहिर इन्होंने तो खुले मंच पर बता दिया, हाथों में हाथ डाले बता दिया। तो विपक्षी पार्टी जिनके खुले से ये लोग तारीखों फूल पाते हैं, कल इनका एग्जाम्पल लिया करते थे, पर आरोप लगाया करते थे, इनकी निंदा किया करते थे। आज इनके साथ हाथों में हाथ डाल महागठबंधन की तैयारी करते देख रहे हैं पटना में आप। और इससे पता लगता है। लेकिन कहीं हनी जी ऐसा तो नहीं कि यही तस्वीरें देखकर बीजेपी को डर लग गया जिसके चलते ये करने के सोच ली बीजेपी ने? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कहीं ये विपक्षी एकजुटता ही तो नहीं है जो बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला रही है? देखिए ऐसा है, विपक्षी जो एकजुटता है इसका विजन जनता देखती है ना। देखिए हर चीज का एक विजन होता है। जब भी कोई दृष्टि पर चुनाव लड़ता है तो अपना दृष्टि पत्र दिखाता है और दृष्टि पत्र में अपनी चीजें बताता है कि ये चीजें पूरी करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। जैसे हमने अपना दृष्टि पत्र बताया था कि हम धर्मांतरण कानून लागू करेंगे, हम नकल विरोधी कानून लागू करेंगे, हम महिलाओं को 30% नौकरी में 30 आरक्षण लागू करेंगे, हम यूसीसी कानून लाएंगे। तो ये सब दृष्टि पत्र में हम लोगों ने लागू किया था, जो हम लोगों ने धरातल पर करके दिखाया है। तो इसी तरीके से इनका जो है विजन, वो इनका विजन ये जनता को दिखा रहे हैं। क्या है इनका विजन? हम देश में तरक्की लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह का एक भी बयान इन्होंने नहीं बताया है। इनका सिर्फ एक बयान रहा है, मोदी को हटाएंगे। इसके सिवाय इनका कोई बयान ही नहीं है। तो घबराहट हमें क्यों होगी आप बताएं? क्योंकि जनता को वोट देना है। वोट हमें तो देना नहीं है, जनता को देना है। तो जनता इनको किस बेसिस पर वोट देगी? क्या इस बेसिस पर वोट दे देगी कि ये मोदी को हटा रहे कारण हम इन्हें वोट दे रहे? ठीक है। यानी आपके मुताबिक घबराहट आपको नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को हो रही, जो कि आप पर आरोप लगा रही है। वैसे अभी आपने एक बात कही कि जनता हमको वोट देती है, लेकिन बीजेपी जनता के वोटों को कभी कभी नकार कर जोड़ तोड़ पर भी विश्वास रखती है। ये फिलहाल ताजा देश में चल रहे राजनीतिक हालातों पर लोग इस तरीके की प्रतिक्रिया आपके ऊपर ही कर रहे हैं। खैर, आपके पास लौटेंगे। आशीष नौटियाल साहब कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता है। आशीष साहब, बहुत स्वागत आपका। अभी हनी जी कह रही हैं कि भाई डर हमें किस बात का, घबराहट हमें किस बात की? डर तो आपके चेहरे पर नजर आता है, इसी के चलते आपने उन लोगों से हाथ मिला लिया जो कभी आपकी पार्टी की लाख बुराइयां करते थे। क्या वजह है? क्या उत्तराखंड में राजनीतिक हालात कुछ अलग हैं? क्योंकि तैयारी तो फिलहाल उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से खूब जोर शोर के साथ चल रही है। चाहे यूसीसी का मुद्दा हो, रिपोर्ट तैयार है, सब कुछ एकदम फुल फ्लैश मोड में है। फिर कैसे ये बात आखिर विपक्ष कह रहा है या कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं?
अभी हनी मैडम बता रही थी कि दृष्टि पत्र क्या है, इनका दृष्टि पत्र क्या था। उन्होंने सारा दृष्टि पत्र अपना बताया, पर उसमें उन्होंने काले धन का जिक्र नहीं किया। जब काला धन आएगा ये भी इन्होंने कहा था, इनके भी दृष्टि पत्र में था, वो नहीं आया। गुजरात मॉडल इन्होंने कहा था, वो आज तक किसी को पता नहीं लगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार नाराज देने वाले, ये भी इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में नहीं बताया। ये लाल आंखें दिखाने वाली बात इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में नहीं बताई कि किस तरह लाल आंखें दिखा रहे हैं कि नेपाल जैसा देश आज भारत के ऊपर पत्थर मारने को तैयार है। वो लाल आंखों की बात इन्होंने नहीं बताई। इनके दृष्टि पत्र में ये भी नहीं था कि 2022 में हर किसी को पक्का मकान मिलेगा, ये भी नहीं इन्होंने बताया। तो दृष्टि पत्र तो हम सबने भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है, किस तरह का दृष्टि पत्र आपने बनाया और किस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए लोकतंत्र की हत्या होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम किसका है? देश को बांटने का काम किसका है? ये जनता देख रही है। ऐसी पार्टियां नहीं टूटती बिना लालच के। जब आपने वहां पे बताया कि आप मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप इधर आ जाओ, तो जब आपने पार्टी को तोड़ने का काम किया तो जनता ने ये भी देखा किस तरह से आप दूसरों की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। रही उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन की बात, उत्तराखंड के अंदर मैडम देखें, ये बहुत नामुमकिन नहीं है कि आप बहुत जल्दी सुने कि सीएम को ही बदल दें, क्योंकि इन लोगों के पास उत्तराखंड के अंदर इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उत्तराखंड के अंदर बदलने पड़ेंगे। सत्ताधारी पार्टी है, वो देख रही है किस तरह इनके प्रेमचंद अग्रवाल जी सड़कों के ऊपर डंडे चलाते हैं, ये भी इन्होंने देखा। इनका नेतृत्व भी इसको देखता है। किस तरीके से विधानसभा भर्ती घोटाला इन्होंने किया, कैसे ये अपना नकल विरोधी कानून जो लाए, नकल कराने का काम इन लोगों ने किया, ये भी नेतृत्व देखता है। और इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक में फर्क पड़ता है, ये नेतृत्व देख रहा होगा। तो कई दिक्कतें हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदलने पड़ेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी को कोई काबिल ऐसा विधायक नहीं दिख रहा जिसको मंत्री बना सके। 4 मंत्री खाली है पद और अब मंत्री बना नहीं पा रहे हैं, राज्य का नुकसान कर रहे हैं। तो ये भी जनता देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर काबिलियत की कमी है, जिसके कारण इनको पता नहीं लग पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हम किसको मंत्री बनाए। तो ये भी एक समस्या का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी कुल के सब चेंज करेंगी और उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जनता को समझाना है कि देखो वो हमारा सीएम गड़बड़ कर रहा था, हमने उसको बदल दिया, वो मंत्री गड़बड़ कर रहा था, उसको हटा दिया, गड़बड़ ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये उनके पुराने रवैये के चलते कह रहे हैं? क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि पहले के कार्यकाल में किस तरीके से लगातार 3 बार सीएम बदले गए। पहले त्रिवेंद्र, फिर तीरथ, फिर पुष्कर सिंह धामी, ये लगातार चला था। ऐसा तो नहीं है कि एक बार कहीं वही राग अलापना विपक्षों ने शुरू कर दिया? उनका टारगेट होता है एक बार में 2 सीएम बदलना। इनका टारगेट होता है कि सारा एक सीएम के मत्थे मारो और उसको साइड कर दो। त्रिवेंद्र जी को कब से साइड किया हुआ है? 4 साल बेमिसाल के बोर्ड लगा के करोड़ों रुपए तो बोर्ड लगा दिए थे सड़कों में। 4 साल बेमिसाल। और कुछ दिन बाद हमने सुना विधानसभा से अचानक बुलाया गया, गैरकानूनी विधानसभा सत्र चल रहा, दिल्ली बुलाया, ले पकड़ रही है, अपना इस्तीफा दे दे। तो क्यों ये बेमिसाल किस टाइप का हुआ? उस समय से अभी तक आप उनको जिम्मेदारी नहीं दे पाए। उस समय कह रहे थे कि इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी है दूसरी सीएम को हटा के, आज भी बेचारे खाली घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे मैडम देखिए, समस्या पार्टी के नेताओं के अंदर है। पार्टी के नेताओं ने जरूर मोदी जी के झूठ पर विश्वास करके यहाँ पे जनता ने मोदी जी के झूठ पर विश्वास करके सरकार बना दी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी विफल रही है अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, आप उनके इस कार्यकाल को विफल भले मानते हो, लेकिन देखिए बात यह है कि उन्होंने चाहे जितने सीएम बदले हों, जनता ने दोबारा जब विधानसभा के चुनाव हुए मौका उनको ही दिया था और किसी जोड़ तोड़ की जरूरत भी नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, भले ही हम बीजेपी को इस बात के, ऐसा नहीं है कि इस बात से बरी कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड की अगर राजनीतिक हालातों को देखें तो बिना किसी जोड़ तोड़ के उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार बनाई थी। क्या वजह है कि लोग अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाते? वोट बैंक कांग्रेस के मैम आपके पास आएंगे, मैम हनी जी आपके पास, बात का 2 लाइन मैम और मेहमान भी हैं चर्चा में, हमें उनको भी जोड़ना है। उसके बाद आपके पास आऊंगी, आप सबका जवाब दीजिएगा। अभी और मेहमान हैं जो आप पर आरोप लगाएंगे, उनके भी सवालों को नोट करते जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। विपिन खन्ना साहब है हमारे साथ में। मैम प्लीज, हनी जी प्लीज मैम, बाकी मेहमानों को भी लेना है। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। विपिन जी, आपने भी अभी सुना यहाँ पर हनी जी कह रही है कि डर किसी को है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर उन्होंने विपक्षी एकता की बात की थी, विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी भी पहुंची थी, और उत्तराखंड में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इस बार वो भी हमने देखा था कि किस तरीके से कर्नल अजय कोठियाल चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं था। क्या लग रहा है कि अब जो बीजेपी बदलाव करने जा रही है, ये 24 की तैयारी है या घबराहट है? हालात आपको राजनीतिक किस तरीके के नजर आ रहे हैं, क्योंकि नतीजे तो आपने भी देखे थे। अनम्यूट करें विपिन जी, अनम्यूट करें।
भारतीय जनता पार्टी देखिए सत्ता के मद में इतनी चोर है, तो मैं घबराहट का नाम तो खैर नहीं दूंगा कि वो घबरा रहे हैं, लेकिन ये एक तो आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का और एक रूटीन प्रक्रिया है ये। चुनाव से पहले या चुनाव से बाद संगठन में फेरबदल होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन हमारा मानना ये है कि क्या संगठन में बदलाव करने के बाद क्या बेरोजगारों की समस्या कम हो जाएगी? क्या महंगाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, क्या वो समस्या खत्म हो जाएगी? क्या अंकिता भंडारी जैसी बेटियों को न्याय मिल जाएगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं पहाड़ के और उत्तराखंड के कि जो उत्तराखंड का युवा सड़कों पर जो लाठियां खा रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए ठीक है, संगठन में फेरबदल करने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अब ये घबराहट है या नहीं है इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या पिछले 1 साल से इनके पास कोई भी ऐसे विधायक इनको काबिल नहीं मिले जिनको मंत्रिमंडल में ये शामिल कर पाए? क्या जो मंत्रिमंडल 1 साल से खाली पड़े हैं, क्या जनता को इस समस्या का समाधान मिल पाएगा? तो ये बहुत से ऐसे सवाल हैं। केवल फेर बदल करने से जनता की समस्याओं का हल कैसे होगा? सवाल केवल ये है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ट्रैफिक की समस्या है, पहाड़ों में पानी की, बिजली की, मतलब इतनी समस्या है कि अगर हम गिनवाने लगेंगे तो हो सकता है ये डिबेट का समय 2 घंटे और बढ़ जाए। कहने का मतलब यह है, सवाल केवल स्पष्ट तौर से यह है कि बहुत कुछ बदलाव करने से, संगठन में बदलाव करने से क्या जनता की समस्याओं का हल हो सकेगा? जिस जनता ने आपको वोट देकर विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, क्या उस जनता की परवाह भारतीय जनता पार्टी को है? मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। आज बेरोजगारी से और महंगाई से जनता की कमर टूट चुकी है। एक गरीब आदमी को केवल आप 5 किलो राशन देकर इतिश्री कर देते हैं, लेकिन वो पकाएगा किस पर? ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि जो वादे इन्होंने किए थे जनता के सामने उसको पूरे नहीं किया है। ठीक है। देखिए, ये बातें गिनाने के लिए मुझे लगता है जनता को गिनानी ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जनता ही समझती है और जब वोट डालने की बारी आती है तो जनता ही पोलिंग बूथों पर जाती है और उस दौरान ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा इस बात को बताना चाहिए। खैर, हनी जी अभी कुछ कह रही थी, मैं चाहती हूँ वो जवाब देते चले, उसके बाद मैं अरुण जी और थपलियाल साहब के पास आऊंगी। हनी जी, आपने सुन लिया, अभी विपिन जी ने भी यही बात की और आशीष जी ने भी यही बात कही कि आपके पास काबिल मंत्री तक नहीं है, आप ये नहीं समझ पा रहे कि किसको हम जिम्मेदारी सौंपे, और एक बार फिर से बदलाव और फेरबदल की बात सामने आ गई। क्या वजह है इसकी? जो आप कहना चाहती थी अपनी बात पूरी करिए। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि दोनों तीनों चारों जो तीनों रहेंगे, बाकी तो हमारे अरुण भाई पत्रकार हैं, दोनों की बात सेम टू सेम रहेगी क्योंकि पटना से होकर आए हैं। तो ये एक इनके लिए सबसे अच्छी कहावत है, देश में मैंने लूट मचाते कुछ किरदारों को देखा है, गिरगिट जैसे रंग बदलते कुछ मक्कारों को देखा है। कांग्रेस से केजरीवाल जी बिल्कुल गठबंधन में साथ थे, अचानक राहुल गांधी जी को याद आया कि ओहो, सोनिया गांधी जी के लिए, मेरी मातृ के लिए तो केजरीवाल जी ने कहा था सोनिया गांधी को तो मैं जेल भेजूंगा। तुरंत उन्होंने कहा ओहो, ये वही अरविंद केजरीवाल है, इसका हाथ पीछे खींचो, तो केजरीवाल जी से हाथ पीछे खींचा गया। तो अब अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा शनय कभी कभी हल्का सा बोल देते हैं, लेकिन फिर इनको याद आता है कि अभी महागठबंधन में कुछ समय है। और ये प्रवक्ता कांग्रेस के नौटियाल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं अभी इनको याद दिलाती हूँ। बहुत हुई महंगाई, उसकी मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारे की जो ये बात कर रहे हैं, जब चुनाव आने वाला था इनकी हजारों डिबेट्स में मैं जुड़ी हूँ और ये नारा लगाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी का कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार, ये नारा था। और थपलिया जी अगर झूठ ना बोले तो पत्रकार महोदय तो एकदम एक तरह की बात करते हैं, तो हर डिबेट्स में ये बातें ये कही जा रही थी। तो मैं नौटियाल जी से पूछना चाहती हूँ कि फिर उसके बाद भाजपा सरकार कैसे आगे, साइकिल कैसे ऐसे घूमी कि इतिहास बदल के रख दिया कि भाजपा सरकार, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जो साइकिल बदलती कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लेकिन दोबारा भाजपा सरकार रिपीट हुई। और जो काला धन की बात करते, मैं उत्तराखंड की बात का दृष्टि पत्र गिनाई थी
ये चलेगा केंद्र पे, क्योंकि इनको मोदी जी को हटाना है। ये इन्होंने ध्येय पत्र, मैंने तो अपनी डिबेट की काले धन शुरुआत पे में ही बता कहा दीजिए था मैडम, देश का ही कि मुद्दा इन्होंने है। रीजन दिया हाँ जी मैडम, काले धन पे ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा बीच में इंटरप्ट ना करें। ठीक है, बोलिए हनी जी, आप बोलिए। आशीष जी आपके पास आएंगे, उनकी बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपको जो भी काउंटर करना है आप करिएगा। जल्दी डिबेट करिए। आपके प्रवक्ता महोदय सबको सिखाती फिरती है, मुख्य प्रवक्ता तो आपको नहीं सिखा पाए क्या? और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये चीज ये बार मोदी जी के पास चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इनको तो ये विजन दिया गया है सभी पार्टी के, विपक्षी पार्टी के लोगों द्वारा कि हमारा विजन ये है, तो ये भाग जाते हैं वापस केंद्र। तो मैं इनको ये बताना चाहूंगी, काला धन कैसे नहीं वापस आया? बहुत सारा काला धन वापस आया है। ये है कि अभी तक हनी जी देखिए, आपने सारी बातें कह दी कि सारे वादे हमने पूरे कर दिए, लेकिन अगर वादे पूरे कर दिए होते, आप जो इतिहास बदलने की बात कह रही हैं, ठीक है, आपको दोबारा भी जनता ने मौका दिया, लेकिन क्या वो समस्याएं जो पहले कार्यकाल में आपने बताई थी, क्या वो पूरी हो गई? मैं आज भी आपको यहाँ पर 10 बड़ी बड़ी समस्याएं गिना दूंगी जो उत्तराखंड में आपके पहले कार्यकाल में भी थी और दूसरे कार्यकाल में भी जस की तस बनी हुई है। और रही बात दूसरी, आपने इतिहास बदलने की बात कही, ठीक है, आपने इतिहास तोड़ा, आपने रिपीट की अपनी सरकार, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपके ही मुख्यमंत्री चेहरे पुष्कर सिंह धामी को जनता ने नकार दिया था। ये भी जनता का ही फैसला था। उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा तो जमानतें कांग्रेसियों की जब्त कराई गई। सारा जमानतें कांग्रेसियों की जब्त कराई, जमानतें जब्त हुई है कांग्रेसियों की, जो आज ये मेरे से कह रहे हैं, तो जमानत जब्त कराकर ये बैठे हैं। ठीक है हनी जी आपके पास आएंगे। थपलियाल साहब हैं और अरुण शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। थपलियाल साहब के पास चलते। थपलियाल जी, आपने सुन ही लिया होगा, यहाँ पर लगातार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो बदलाव की तैयारी है, बदलाव की बारी है, इसकी असल वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को डर सताने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड में बीजेपी इसके पहले भी जिन समस्याओं का सामना कर चुकी है, इंटरनली एक बार फिर से वो बीजेपी के सामने आ चुकी है? भले ही आपसी सामंजस्य की समस्या वो लगातार कांग्रेस के लिए कहती रही है कि आपसी कलह से परेशान रहती है, लेकिन देखा हमने कई बार है कि बीजेपी में भी किस तरीके से सीएम तक बदल दिए जाते थे। क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि चर्चाएं बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के काफी बड़े जो लोग हैं, नेता हैं आरएसएस के, वो क्योंकि हम पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, तो हमारे संपर्क में रहते हैं। मैं अगर हकीकत बयान कर दूंगा तो मतलब शायद है कि उनकी प्रवक्ता को भी नहीं मालूम होगा। अभी क्योंकि पटना की बात कर रही थी, हाँ। इतिहास गवाह है कि पटना हमारे क्रांतिवीरों की धरती रही है और जब जब देश पे संकट आया है तो पटना से आवाज उठी। चाहे 1857 की क्रांति का हुंकार रही हो जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू हुई थी, और चाहे जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी काल था, पूरा डिक्टेटरशिप चला रही थी, तो उस समय भी जयप्रकाश नारायण ने पटना से ही हुंकार भरी थी। और उस समय तमाम अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, अडवाणी जैसे नेता, तमाम लोग एकजुट होकर, अलग अलग दलों के एकजुट होकर, और उन्होंने सत्ता परिवर्तन करके दिखाया था। ये पटना की देन है। अब इतिहास हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। फिर पटना से एक शुरुआत की है और हमें आशा है कि वो शुरुआत फलीभूत हो। लेकिन थपलियाल साहब अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात जी बोलिए। हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी, अगर आप उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको विपक्ष से कोई भय नहीं है, न विपक्ष से कोई चुनौती है। हाँ। निश्चित रूप से आज जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम डिस्कशन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यहाँ पे झेलते हैं, और आपने कई बार मुझे गुस्सा होते हुए भी देखा होगा, नाराज होते हुए भी देखा होगा, आपने डांटा भी हमें। लेकिन कारण ये है कि उनको कुछ ज्यादा पता नहीं रहता पार्टी में जो कलह चल रही है इस समय, और जिस तरह से संघ में दो भाग होकर एक चुफाल जी की पैरवी कर रहा है, दूसरा धन सिंह इस समय सबसे आगे है मुख्य। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, बिल्कुल, और इनकी कुर्सी हिल रही है वर्तमान मुख्यमंत्री की। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने कई दांव खेले, यूसीसी बेचारा, मुझे दया आती है
पांव में जंजीरें ऐसी जकड़ी हुई हैं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, जैसे यूपी दिल्ली से नियंत्रित नहीं होता, करने की कोशिश की लेकिन योगी ने नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश दिल्ली से नियंत्रित नहीं होता, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, छोटा राज्य है, पूरा दिल्ली से संचालित होता है। अगर हम ये बड़ा मुख्यमंत्री ये चाहे कि अंकिता हत्याकांड का वीआईपी कौन था, वो नहीं बोल पाएगा। उसको बोला जाएगा बेटा, अगर बोल दिया, मतलब इतनी स्थिति खराब है कि अगर अंकिता की मां ये बोलती वकील बदल दो, तो बेचारा ये छोटा सा निर्णय भी नहीं ले पा रहा कि वकील जो, अगर पीड़िता की मां मगर मतलब थोड़ा दया होती किसी भी व्यक्ति को, अच्छा ये बोल रही है वकील बदल दो यार, मतलब कोई शंका तो न रहे, लेकिन ना वो भी नहीं कर पा रहा। अब बात है एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन उसके हाथ में नहीं है। दिल्ली वालों की लड़ाई चली हुई, मेरा ये आदमी रखो, मेरा वो आदमी रखो, और वो लड़ाई त्रिवेंद्र के काल में भी चली, और त्रिवेंद्र ने पूरा काल निकाल दिया उसने, नहीं जो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल तौर से जो मुख्यमंत्री है, उसके अलावा दिल्ली के आते हैं, एक हेडमास्टर आता है, और वो हेडमास्टर बड़ा राजा की तरह संचालित करता है, जिसको चाहे जिधर मोड़े। छोटा सा राज्य है, मुख्यमंत्री उछल कूद मचा के हेलीकॉप्टर में इधर से उधर, उधर से उधर, मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, जीरो। तो ये राज्य तो खत्म है। ठीक है, यानी इसी के चलते आपको लगता है कि अब जो है, आपने देखिए बड़ी अहम बातें कह दी, आपने तो नाम लेकर बता दिया कि किसका नाम चर्चा में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को सिरे से नकार देंगे, इसमें भी कोई दुरा नहीं है कि वो अपनी पार्टी की बात को यहाँ पर रखनी है। और आज लगातार हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 24 की आहट या फिर ये घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके चलते अब संगठन में बड़े बदलाव की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ में बना हुआ है। थपलियाल साहब की बात को अभी हमने सुना, थपलियाल साहब ने बड़ी अहम बातें कह दी। देखिए थपलियाल साहब, ये भी बहुत बड़ी बात है कि देखिए आप राजनीतिक लोगों के साथ रहते हैं, शायद इसी के चलते आपने नाम लेकर ये बता दिया कि चर्चा में किसका नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। हालांकि हनी जी इस बात को मैंने पहले भी कहा था नकार देंगी, अभी जाएंगे उनके पास, लेकिन उससे पहले अरुण जी की एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अरुण जी, अभी आपने सारी चर्चा को सुन लिया होगा, 24 की आहट बहुत तेज है, लेकिन क्या घबराहट जो है वो उससे भी तेज हो गई है? आप हमारी चर्चा सुन रहे थे, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ये डरे हुए हैं, ये अपने इंटरनल सर्वे में फेल साबित हो रहे हैं, और ताजा मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री से भी जनता खुश नजर नहीं आती। या फिर जैसा थपलियाल साहब ने कहा कि आला कमान से भी बहुत सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। क्या वजह है कि 24 से पहले कई लोगों के नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे तैरने लगे? सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा तेज हो गई है, सुगबुगाहटें हो गई हैं कि मुख्यमंत्री तक बदला जा सकता है। और क्योंकि इसके पहले उत्तराखंड का इतिहास रहा है, खुद बीजेपी के कार्यकाल में हमने 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदलते देखे हैं महीनों के भीतर, तो क्या संभव है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस नाते आप राजनीतिक हालातों पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए गरिमा जी, हम जैसे कुछ लोग शायद राज्य गठन के बाद से ही विधानसभा कवर कर रहे हैं, तो हमने शुरुआत के 1 साल 9 महीने जो अंतरिम सरकार थी उसमें 2 मुख्यमंत्री देखे थे, नित्यानंद स्वामी और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी। 12 में फिर बीजेपी की सरकार बनी, खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने। 7 में खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद 2 साल के अंदर खंडूरी जी को बदल दिया गया, उनकी जगह निशंक जी आ गए, और लास्ट के 6 महीने में फिर खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और भाजपा को ये नुकसान हुआ उस टाइम कि हम जैसे तमाम लोगों ने ये कहा था कि खंडूरी जी कोटद्वार से चुनाव न लड़िए, आप धर्मपुर से लड़ लीजिए, कहीं देहरादून के आसपास की सीट से लड़ लीजिए, लेकिन खंडूरी ने जिद करके कोटद्वार से चुनाव लड़ा, और अल्टीमेट पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव हार गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब सरकार आई त्रिवेंद्र की, तो त्रिवेंद्र की सरकार में त्रिवेंद्र 4 साल तक बिल्कुल सही कह रहे थे, 4 साल बेमिसाल के वोटिंग पूरे प्रदेश में लगे थे, और बाकायदा गैरसैंण सत्र से बुलाकर त्रिवेंद्र जी को घर बैठा दिया गया, और उसके बाद तीरथ को बनाया गया, क्योंकि तीरथ सिंह रावत और धन सिंह दोनों यूनिवर्सिटी में मेरे जूनियर रहे हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो तीरथ को बना दिया गया। मैं ये मानता हूँ कि उससे पहले खंडूरी जी की जीत के कारण ये तीरथ को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था,
और तीरथ वास्तव में बहुत सीधे और सज्जन आदमी है। वो राजनीतिक चालबाज नहीं है जैसे और लोग थे। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बता रहा हूं जैसे और लोग थे, लेकिन तीरथ को बनाया। और आप देखिए कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाई इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए यहाँ तीरथ की भी बलि दे दी गई और अल्टीमेट धामी जी का नंबर आया, जिनको दूर दूर तक सपने में भी किसी को गुमान नहीं था कि पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा को जो दूसरी बारी एमएलए हुआ उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। फिर परिस्थितियां, इतिहास ने अपने को दोहराया और इस उत्तराखंड में ये लगातार तीसरा इतिहास बना कि जो मुख्यमंत्री रहा वो चुनाव हार गया, क्योंकि हरीश रावत भी मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से चुनाव हारे थे। लेकिन भाजपा आला कमान को शायद पुष्कर सिंह धामी का विकल्प नहीं मिल रहा था, तो उन्हें फिर से टनकपुर से चुनाव लड़ाया और पुष्कर सिंह धामी ने वहां अरुण जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने अरुण जी मेरी एक बात को जोड़ते जाइएगा, उसके बाद अपनी बात को पूरा करिएगा। आपने कहा कि पुष्कर सिंह धामी का विकल्प भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा था, जबकि जब 22 का विधानसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से कई सारे नाम, अभी धन सिंह रावत का नाम लिया, ये भी काफी चर्चा में आ गया था। मुझे लगता है धन सिंह रावत तो काफी मुखर होकर चीजें ऐसी बहुत तेजी के साथ ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार पुष्कर सिंह धामी के बजाय धन सिंह रावत को मौका दिया जाएगा। क्या वजह रही कि आखिर आला कमान या शीर्ष नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही दोबारा से दांव खेला? क्या पार्टी में अंतर्कलह बरकरार है? क्या बाकी की लड़ाइयों को दबाने के लिए ही पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया गया? क्योंकि दोबारा से चुनाव कराना, हार के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री रहने देना, इस सब के पीछे शीर्ष नेतृत्व ने जरूर मंथन किया होगा। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूं कि 4 दोस्त थे, 4 विधायक दोस्त थे बीजेपी में। पुष्कर सिंह धामी, राजेश शुक्ला शिक्षा से, यतीश्वरानंद हरिद्वार से और संजय गुप्ता हरिद्वार से। चारों चुनाव हारे विधानसभा का 22 का। लेकिन आला कमान ने कृपा जो बरसाई, मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने से 3 दिन पहले मैं और पुष्कर सिंह धामी सीएम हाउस में लॉन में टहल रहे थे। पुष्कर सिंह धामी और पुष्कर सिंह धामी की जो उस टाइम बॉडी लैंग्वेज थी, वो कहीं से कॉन्फिडेंट नहीं थे कि उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इतनी हमारी चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बावजूद अगर भाजपा आला कमान ने ये दांव खेला तो कुछ सोच के खेला होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में जो पुरानी पार्टियां हैं, हम आम आदमी की बात करें, जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं वो थिंक टैंक होते हैं, जो रणनीति के तहत आगे पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि भाजपा में लगातार, जैसे कांग्रेस में है, कांग्रेस में रिटायरमेंट की एज नहीं है, लेकिन भाजपा में रिटायरमेंट की एज हो गई है। और इसीलिए कांग्रेस में जो यंग लीडरशिप है वो राहुल की टीम के अलावा दिखती नहीं कई प्रदेशों में, लेकिन बीजेपी ने हर प्रदेश में यंग लीडरशिप पैदा की है और उसका उन्हें लाभ मिला कि सेकंड लाइन तैयार हुई। आप ये देखिए ना, मैं कई डिबेट हो चुकी है। जब संगठन की बात करेंगे तो बीजेपी लगातार 5 साल अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सक्रिय रखती है, किसी न किसी बहाने। कोई जयंती आ रही है, किसी की पुण्यतिथि आ रही है, कभी संपर्क अभियान हो रहा है, कभी महासंपर्क अभियान हो रहा है, कभी 1 साल की उपलब्धि है, कभी 9 साल की उपलब्धि है। कार्यकर्ता लगातार मोबिलाइज रहता है, जो कांग्रेस में जो सबसे पुरानी पार्टी है उसमें अभाव है। कांग्रेस के लोग चुनाव आने पे ये सब कवायद करते हैं, जबकि बीजेपी 5 साल यही काम करती है। तो उसकी वजह से जनता के बीच में उसकी निरंतरता लगातार बनी रहती है। दूसरी चीज, आपने कहा, सत्याल जी ने कहा कि धन सिंह, मैं धन सिंह को जानता हूं। धन सिंह बहुत महत्वाकांक्षी नेता है और होना भी चाहिए। राजनीति महत्वाकांक्षा का खेल है, लेकिन हर चुनाव में धन सिंह हर चुनाव के बाद अपना नाम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। मुझे कहने में कोई गरेज नहीं है, लेकिन उसके बाद की डांट भी खाते हैं। हनी जी को ज्यादा अच्छी तरह पता है, बोलेंगी नहीं बोलेंगी, कि पिछले चुनाव में जो धन सिंह का नाम आगे गया उसके बाद कितनी खिंचाई धन सिंह की हाईकमान के द्वारा की गई। तो ये तमाम देखिए, ये मीडिया के उलटबाजी है,
हम लोगों के जो मित्र होते हैं उनका नाम हम भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि भाजपा, क्योंकि चुनाव से पहले अगर आपको पिछला चुनाव याद हो, पिछले चुनाव में 1 साल पहले अजय टम्टा को हटा दिया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से, सपना राज्य मंत्री थे। उसके बाद ये चुनाव आया जब 17 का, तो उसके बाद जो ये 19 का चुनाव आया, उसके बाद अजय भट्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री 2 विभाग दिए गए। उत्तराखंड की दृष्टि से मैंने पहले भी डिबेट में बोला, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, एक रक्षा विभाग है, एक पर्यटन विभाग है। अब वो कितना काम कर पाए या नहीं कर पाए वो एक डिबेट का अलग विषय हो सकता है। दूसरी चीज, निश्चित तौर पर भाजपा संगठन में बदलाव की कवायद पूरे देश में चल रही है और कर्नाटक चुनाव हारने के बाद जेपी नड्डा के ऊपर भी गाज गिर सकती है। अभी तक सब इधर उधर के कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन जेपी नड्डा के ऊपर भी गाज गिर सकती है। उनकी जगह कोई नया अध्यक्ष आ सकता है। उसी तरह प्रदेशों के प्रभारी बदल सकते हैं, हमारे यहाँ प्रभारी बदल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बदला जा रहा है। ठीक है, यानी 24 से पहले देखिए तैयारी उनकी जारी है। उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने भी जो बात बतानी चाहिए उसका सार यही है कि 24 से पहले बदलाव लगातार हो रहा है ताकि संगठन उनका मजबूत रहे। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, पूरे देश भर में बदलाव हो रहा है। ये लोकसभा चुनाव है जिसमें अलग अलग प्रदेशों में बदलाव होंगे, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में इसके पहले भी इस हद तक बदलाव हुए हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, इससे सवाल सबसे ज्यादा उठते हैं। हनी जी के पास हम वापस से आएंगे। हनी जी, अभी देखिए हर कोई इस बात से सहमत है, अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण जी, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से राजनीतिक हालातों को देखा है उत्तराखंड ने और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए बदलावों को भी देखा है। आपको लग रहा है, मैं आपसे आज यहां पर पूछना चाहती हूं कि इसके पहले भी जब आपने तीरथ सिंह रावत को लेकर आए, त्रिवेंद्र को हटाकर, तब हमने सवाल किया था, तब ये हुआ कि ठीक है भाई हम चाहते हैं कि और विकास हो, इसके लिहाज से हम लेकर आए। तीरथ सिंह रावत को हटाया गया, आप धामी को लेकर आए, उस वक्त भी हमने सवाल उठाए, आपने वहां पर भी कारण बताया था। क्या हो अगर इस बार भी ऐसा हो और आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या कारण है भला, अगर बदला जाता है तो क्या वजह हो सकती है, क्या कहकर बीजेपी अपने आप को इस बात पर डिफेंड करेगी? हुई नहीं है, भविष्य ज्ञाता नहीं हूँ, न ज्योतिष हूँ, न कुछ कटाक्ष करना चाहूंगी, न मैंने ज्योतिष विज्ञान की कोई पढ़ाई करी है। पॉलिटिकल साइंस से मैंने स्टडी, ये पॉलिटिकल हालातों पर ही मैडम चर्चा है और राजनीति, मुझे लगता है भविष्य पर, राजनीति में भविष्य में क्या होगा इसका निर्णय वर्तमान में ही होता है। और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो साल भर के आने वाले चुनाव के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर चुकी है, क्या लगता है आपको क्या उसने भविष्य की तैयारी नहीं की होगी? अगर मैं आपसे भविष्य का सवाल पूछती हूँ तो वो इसी लिहाज से क्योंकि भविष्य के लिए अभी से काम शुरू किया गया। कैसे तैयारी करता है, हाँ, सारा हमारा भविष्य और संगठन किस प्रकार से तैयारी करता है और किस प्रकार एक सेनापति की तरह से लगातार धरातल पे लगा रहता है। भाजपा सिर्फ एक संगठन नहीं है, भाजपा एक परिवार है जो लगातार धरातल पर 24 घंटे 24 महीने लगा 12 महीने लगा रहता है। और ये आपको अरुण भैया ने पूरा विस्तार से बता दिया कि हम लोग चुनाव के समय ही नहीं, हर समय संगठन हमारा, हम तो इस बात से सहमत हैं। इस बात को मीडिया कर्मी भी कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है, वो ये नहीं देखती कि अभी वक्त है। अब जैसे अभी लोकसभा चुनाव को भी वक्त है, साल भर का वक्त लगभग है, लेकिन बावजूद उसके 1 साल पहले से ही पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, इस बात को हम नहीं नकार रहे। लेकिन उत्तराखंड में जो हालात हैं, अरुण जी ने, आपने अभी अरुण जी की बात को लेकर सहमति जताई, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर कुछ हो जाए तो। यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स की ओर से यही बात कही गई है। कोई भविष्य ज्ञाता या ज्योतिष तो हूँ नहीं कि मैं आपको इस पर टीका या टिप्पणी करूं, लेकिन यहाँ तक अगर आप धामी जी की बात कर रही हैं तो धामी जी का जो कार्यकाल है वो इतना बढ़िया और सुनियोजित तरीके से चल रहा है कि कोई भी इस पर बदलाव होने की संभावना दूर दूर तक कहीं से भी नहीं है। ठीक है, हम यही सुनना चाहते थे हनी जी कि देखिए आप अगर कह रही हैं कि बदलाव नहीं हो सकता है, बिल्कुल ठीक काम चल रहा है, तो फिर बदलाव होगा तब भी हम पूछेंगे कि आखिर ये बदलाव हुआ तो क्यों हुआ। खैर, ये धामी के बदलाव क्यों लेकर बात हुई। अभी मंत्रिमंडल जो खाली है, जहां पर मंत्रियों को अब तक आपने नहीं सौंपे मंत्रालय, क्या वजह है इसकी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय खाली क्यों है? अभी मेरी पूरी बात का मैंने हाँ, नहीं, मैंने एक सवाल और जोड़ा मैम, आपके पास ही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ, एक सवाल बस मैंने और जोड़ा था। उसका जवाब मैं तो पहले दे देती हूँ, फिर विपक्ष की बातों का जवाब देती हूँ। तो मंत्रिमंडल की बात आपने करी, वो मैंने आपसे डिबेट के शुरुआत में ही कहती थी
ये केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व तय करेगा। उसके बाद पता लग जाएगा, कुछ ही दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है और क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होके जो मंत्रालय अभी खाली है, जो मंत्रालय अभी खाली है वो क्यों नहीं सौंपे गए? मैं इस बात को लेकर कह रही थी मैडम, ये नहीं कह रही थी कि क्या बदलाव फेरबदल होंगे, वो तो हम सब जानते हैं। अभी यहाँ पर थपलियाल साहब कह भी रहे थे कि वो तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। कई बार तो प्रदेश के लोगों को पता तक नहीं होता होने क्या वाला है राजनीति में। इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो मंत्रालय कैबिनेट में खाली है वो क्यों नहीं सौंपे गए? अभी विपिन जी ने इस बात को उठाया था। विपिन जी रहता है मेन मोटो क्या रहता है गरिमा जी? हाँ। जनता हमें वोट देती है और जनता जब किसी भी कार्य में अपने किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो वो चीज ज्यादा मायने रखती है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जन समस्याओं के लिए हर डीएम की जनता चौपाल भी लगा रहे हैं और खुद भी जनता चौपाल लगा रहे हैं। समस्याओं का निराकरण भी हो रहा ठीक है। किसी प्रकार की मैम आप सवाल के जवाब से बच रही हैं। मैम आप सवाल के जवाब से बच रही हैं। हमने मान लिया। ठीक है, ठीक, आप सवाल से बच रही हैं। सवाल विपिन जी ने किया था। विपिन जी क्या सवाल था आपका? और आशीष जी ने भी बोला था कि कई सारे मंत्री अभी हैं, मंत्रालय हैं जो सौंपे ही नहीं गए मंत्रियों को। विपिन जी आपको उसका जवाब दे दिया है कि समय आने पे सबको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन इससे मैम 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। उन मंत्रालयों की जिम्मेदारी भला कौन संभाल रहा है? क्या मंत्रालय सौंपे नहीं गए तो क्या आम जनता के सामने दिक्कतें नहीं होंगी? आप कह रही हैं कि सही समय आने पर सौंपेंगे। कब आएगा समय? 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है सरकार कि आखिर किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और कितना वक्त चाहिए आपको? मैम अनम्यूट करें। हनी जी अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। अनम्यूट है जी, बोलिए बोलिए बोलिए। थपलियाल जी की बात का जवाब देती हूँ। थपलियाल जी ने कहा कि हमारे देश में पटना से क्रांति हुई, ये क्रांतियों का सामना करना पड़ा पटना से, और ये एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए। अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ थपलियाल जी से, मेरी बात खत्म होने पे गुस्सा दिखाइएगा अपना। अभी कौन सी ऐसी पाकिस्तान का आक्रमण हो गया, चीन ने हमारे भारतवर्ष में कौन सा कब्जा कर लिया, या कौन सा इंदिरा गांधी जी की तरीके से हम लोगों ने आपातकाल लगा दिया या प्रेस को बाधित कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया, या कौन सी ऐसी घटनाक्रम हो गया कि हिंदुस्तान पे खतरा ऐसा भयंकर मंडराने लगा कि पटना पे जाकर गठबंधन करना पड़ गया। और अभी ये देखिए इमरजेंसी पर इन्होंने निशाना भी साधा, इमरजेंसी पर इन्होंने निशाना भी साधा और इमरजेंसी करने वालों का साथ भी देते हैं ये कहकर कि वहां पर जो हुआ मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो अच्छे राह पर चले। तो किस नैया पे किस जगह सवार होकर ये सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये कहते हैं खन्ना जी कि ऐसा होता है वैसा होता है, इस पर बात नहीं करते, उस पर बात नहीं करते हैं। मैं इनको एक सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमेशा सबसे सबूत मांगते फिरते हैं और YouTube के माध्यम से, कभी बाइक के माध्यम से, कभी किसी चीज के माध्यम से, कभी किसी चीज के माध्यम से खुलासा करने में महीने करोड़ों रुपए खर्च भी कर देते विज्ञापन के जरिए और YouTube के जरिए। अगर इतना ही ज्यादा मनीष सिसोदिया जी पाक साफ थे तो उनका इंतजार कर लेते, दूसरे लोगों को मंत्रालय को सौंपने लगे, और दूसरी चीज उनको छुड़ाने क्या बात है मैडम, क्या बात है। अब आप फिर मुझे कहेंगी, अभी आपने कहा कि आप मेरी बात को सुन लीजिएगा उसके बाद गुस्सा कीजिएगा। पहली बात, मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रही थी, मैंने आपकी सारी बातों को सुना है, लेकिन अगर सवाल उठेंगे तो मैं उठाऊंगी। एक तो आपसे मैंने ये सवाल किया, मैम अब मेरी भी बात सुनते जाइए, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज मैम, हनी जी प्लीज मेरी बात भी सुनिए, उसके बाद अपनी बात को फिर पूरा कर लीजिएगा। मैं आपको वक्त देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोगों से मैं सबसे ज्यादा सवाल करती हूँ और उनसे जवाब की भी उम्मीद करती हूँ, भले ही पैनल के और लोगों को इस बात से नाराजगी हो सकती है। सबके सबूत का जवाब YouTube पर देते फिरते हैं। अगर मनीष सिसोदिया इतने पाक साफ है तो फाइलें लेकर आके YouTube पे क्यों नहीं सबूत दिखा दे रहे हैं? अगर इतना ही मोदी जी मैम, अब जो मामला कोर्ट में है, मुझे लगता है उस पर बात करने की यहाँ पर कोई, जो मामला कोर्ट में है, जो मामला कोर्ट में है उस पर यहाँ पर बात करने की कोई वो नहीं है। और आप भी जानते हैं, आप तो खुद विश्वास, बीजेपी कहती है कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हम सबको भी भरोसा है, अब न्यायालय ही करेगा। एक तो मैंने आपसे ये सवाल किया कि आपने मंत्रालयों की जिम्मेदारी अब
तक मंत्रियों को क्यों नहीं सौंपी? आपने उसका जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी पर ही ये बात कह दी कि अगर इतना भरोसा था तो आपने क्यों दूसरे को दे दिया। मतलब कोई ठीक से काम करे उस पर भी आप सवाल उठाएंगी, कोई ठीक से काम करे आप उस पर भी सवाल उठाएंगी। और हनी जी प्लीज आप शांत हो जाइए। हनी जी प्लीज शांत हो जाइए, बातों को सुनिए भी, और भी लोग हैं चर्चा में। अभी आपने देखिए उन पर आरोप लगा दिया कि अगर इतने विश्वासजनक थे तो क्यों सौंप दिया। मेरा सवाल आपसे ही था कि आपने मंत्रालय अब तक क्यों नहीं सौंपे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। और आपने कहा अभी थपलियाल साहब की बात पर कि कौन सी इस समय क्रांति आ गई थी, कौन सी समस्या आ गई थी कि भाई पटना में क्रांति शुरू हो गई। मैडम बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी समस्याएं हैं जिनसे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। पता नहीं आपको ये बात की जानकारी है भी या नहीं है। और इसी के चलते यहाँ पर विपक्षी अगर एक हो रहे हैं, जब आपको लगता है तो आप कहीं पर किसी के साथ गठबंधन कर लें, वो ठीक है, लेकिन विपक्षी एकजुटता अगर हो रही है तो भाई भारतीय जनता पार्टी को समस्या क्यों हो गई? आशीष नोटियाल जी जरा बताइए, ये बयान किसने जारी किया था? महंगाई कहीं नहीं है जब आपका सरकार, केंद्र सरकार थी। मैडम महंगाई देश भर में किस हद तक पहुंच गई है, मुझे लगता है इस पर कोई आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है। आटा दाल चावल के भाव ही बहुत हैं, बड़ी आगे की चीजों को आप छोड़ दीजिए। ये वो चीजें हैं जो गरीब तबका भी खाता है और एक अच्छे घर वाला भी खाता है और मिडिल क्लास को भी जरूरत है। ये वो समस्या है। आपने कहा था ना कि अभी कौन सी क्रांति आ गई जो पटना में यहाँ पर एक विपक्षी एकता की जरूरत पड़ गई। जब आपको जरूरत लगे आप गठबंधन कर लीजिए, लेकिन विपक्षी एकजुटता है तो समस्या हो गई। और समस्याएं देश में हैं, इस बात को स्वीकारिए, इस बात को मानिए कि समस्याएं हैं, इसी के चलते आम जनता परेशान है। ठीक है, एनडीए क्या है? ठीक है, क्या है आपका? ठीक है, थपलियाल साहब के पास आते हैं। अरे सर मैंने बोला तो ना कि जहां पर जरूरत पड़ती है जोड़ तोड़ की राजनीति में कौन सबसे आगे, तो पूरा देश जानता है कि कब कहां पर कब क्या हो जाए, किसी को पता नहीं होता कब आपका ऑपरेशन लोटस चल जाए। हमारा विजन क्लियर होता है, हाँ ठीक है, देश की तरक्की होता है। लेकिन मैडम दावों के साथ साथ इन दावों को पूरा भी करना होता है। ठीक है, आपने दृष्टि पत्र में अपने खूब सारे दावे दिखाए, आपने खूब वादे किए, पूरे कितने हुए? ठीक है आशीष जी और हनी जी प्लीज अभी और लोगों के पास आएंगे। मैं आखिरी प्रतिक्रिया हनी जी की लूंगी। थपलियाल साहब अभी सुना आपने, मैडम कह रही है कि भाई मनीष जी को लेकर भी उन्होंने बात कह दी, मंत्रालय अब तक सौंपे नहीं के, जवाब उस पर कोई नहीं मिला। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये समस्याएं हैं जिससे हर प्रदेश में, हर जिले में लोग परेशान हैं। क्या ये समस्याएं बीजेपी को काफी नहीं लगती? 10 साल पुरानी देखिए मैडम हो गई है क्या आपकी सरकार, कांग्रेस सरकार? मैडम जी ठीक है हनी जी प्लीज उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आएंगे। ठीक है प्लीज हनी जी आप शांत हो जाइए। विपक्षी पूरे के पूरे इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ। उसमें सबसे प्रमुख हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह से नोटबंदी हुई, और नोटबंदी आरबीआई के गवर्नर का काम है। हाँ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आकर अचानक बोलते हैं, हमारे बच्चे उस समय विदेश से आ रहे थे, क्या भीति होगी उनको, अचानक देखिए बजट फेंकता है। उसके बाद जब इसको भी यहाँ पे खत्म कर दीजिए, आप क्या हालत हुई थी लोगों की वो याद नहीं होगा आपको। राइफल मैं फौजी हूं, राइफल के बारे में जब संसद में सवाल खड़ा किया जाता है तो जो सवाल करता है उसको बाहर। 8 दिन तक राइफल का जवाब नहीं मिला देश को, बोलते गुस्सा क्यों आता है। अभी अमेरिका जाते हैं, ड्रोन का हमें पता ही नहीं है कि ड्रोन 4 गुना महंगा कैसे ले लिया। हमें यह पता नहीं है कि आज चीन हमारी सीमाओं पे आ गया है, क्यों सीमाओं पे नजर नहीं जा रही है, किस तरह से नेपाल का बिहेवियर हमारे साथ हो गया है। आज अग्निवीर यहाँ पे लाके हमने अपने नेपाली साथी खो दिए। गोरखा रेजिमेंट भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। अब इस देश को गोरखा नहीं मिलेंगे सीमाओं पे। यह है तुम्हारा। और बताऊं मैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी हरदम मन की बात करके पूरे देश, जैसे ये एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता प्रधानमंत्री, एक बार हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री जी। लोग हाथ हैं, हमारे फौजियों को बोल दिया गया है कि तुम 1 रैंक 1 पेंशन की बात करोगे, तुम्हारी पेंशन बंद कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी आज दिन तक ऐसा बोलने का, क्योंकि और ये बोलता है कि पेंशन बंद कर देंगे। कैसा मखौल करते हैं हम फौजियों के साथ।
ये जो चल रहा है इस देश में, आप किस तरह से नफरती हिंदुत्व को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज भाईचारा खत्म होता जा रहा है देश में। मेरा हिंदुत्व प्रेम का हिंदुत्व था, मेरा हिंदुत्व ऐसा हिंदुत्व था जो कि विश्व में प्रसिद्ध था। आज मेरे हिंदुत्व पे थू थू कर रहे हैं लोग, थू थू। आज देश दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जितने बड़े लोग हैं इस देश को छोड़ते हुए आपको नजर नहीं आ रहे। कहाँ गया मोदी जी का वो कि काला धन लाऊंगा, ये करूंगा, एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, ये कहाँ गए इनके नारे। हम हम आज पुलवामा के जो वो फौजी थे उनको क्यों वहां ले गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्यों लाया गया। बाकी शहीदों को क्यों नहीं ले जाते दिल्ली एयरपोर्ट पे। केवल पुलवामा के उनके यहाँ चक्कर काट के बदला लूंगा। और उसके बाद हमने देखा अभिनंदन ट्रंप बोलता है अभी होगा। ये सब ये तमाशा देख के मैडम हम बहुत दुखी हैं। हम इस देश को बचाना चाहते हैं मैडम। एक आदमी के हवाले एक आदमी एक देहरादून को संचालित नहीं कर सकता और तुम लोग सारे के सारे एक आदमी पर डिपेंड हो गए। अरे डेमोक्रेसी है, इस लोकतंत्र का सम्मान करो। बिल्कुल, इसका कत्ल मत होने दो मैडम, कत्ल मत। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हैं थपलियाल साहब, जल्दी से, बहुत कम वक्त है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। अरुण जी, आपने देखा अभी बदल जाएंगे प्रदेश प्रभारी, किसकी बारी, ये सब हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन उत्तराखंड में तो अभी भी डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि प्रदेश में भी उनकी सरकार है। फिर इसके बावजूद क्या वजह हो गई कि आखिर उत्तराखंड में हलचल इतनी तेज हो गई मुख्यमंत्री तक के नाम को लेकर? जल्दी से कम शब्दों में बताइएगा। इस टाइम हमारे पास मुख्यमंत्री सहित 8 मंत्री हैं। 8 में से 4 मंत्री जो है वो कांग्रेस से आए हुए हैं। अगर हम सतपाल महाराज की बात करें, रेखा आर्य की बात करें, सुबोध उनियाल की बात करें या सौरभ बोगड़ा की बात करें, ये सब कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कई बार जब मैं पुराने बीजेपी के लोगों से बात करता हूं तो वो इनको आज भी कांग्रेसी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो तालमेल की कमी होती है, तो वो लगता है। और इनमें से कुछ लोगों को निश्चित तौर पर अगली बार लोकसभा का टिकट मिलेगा, ये मान के चलना चाहिए हम लोगों को। वो भी मंत्रिमंडल से ड्रॉप किए जा सकते हैं। और चूंकि 4 मंत्री पद पहले ही खाली हैं, तो उनके भरने का एक दबाव लगातार बन रहा है। और वो केंद्र से भी बन रहा है, राज्यों से भी बन रहा है। और इसीलिए ये तो 2 दिन से मुख्यमंत्री दिल्ली थे, आज आए हैं। तो मतलब वैसे तो वो ये कहा जा रहा है कि वो कई लोगों से मिलने गए हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनको तलब किया गया था आला कमान ने कुछ मुद्दों पर उनसे बात करने की, और इसलिए उनको बुलाया गया था। तो अब वो वापिस आ गए। आज वो सैन्य धाम का एक कार्यक्रम था, उसमें भी गए होंगे। ठीक है। तो निश्चित तौर पर, और हनी जी ने अपनी भाषण में एक बात तो स्वीकार कर ली है कि जल्दी ही ये काम उत्तराखंड में होने वाला है। ठीक है। बिल्कुल। देखिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, बदले जाएंगे प्रदेश प्रभारी, लेकिन अब किसकी बारी होगी ये बेहद अहम माना जा रहा है। और 2024 की आहट या बीजेपी की घबराहट, इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनल सर्वे की बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई कि उसमें बीजेपी फेल हो गई है, ये बेहद अहम है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या बड़े बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में देखे जा सकते हैं। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।